Hello, hello students. Today we will discuss about Hoffman rearrangement part second. इससे पहले हमने जो rearrangement का पढ़ा था उसमें उसके हॉफमैन rearrangement क्या होता है, उसका mechanism क्या होता है और उसके क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं. तो कुछ स्पेशल फीचर्स तो हमने उसमें डिस्कस कर लिए थे, बाकी हम आज अब इसमें पढ़ेंगे. तो 3 पॉइंट्स हम उसमें डिस्कस कर चुके थे. अब ये 4th पॉइंट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जो हमने इसका मैकेनिज्म दिया था कि इसमें नाइट्रीन बनता है और नाइट्रीन पर जब एल्काइल या एराइल ग्रुप का माइग्रेशन होता है तो आइसोसाइनेट बनता है, जिसको कि हम रीअरेंजमेंट, ये हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं. स्पेशली इसको हॉफमैन रीअरेंजमेंट कहते हैं. उससे फाइनली क्या प्रोडक्ट बनता है वो हमारी फर्दर कंडीशंस पे डिपेंड करता है. तो जो मैकेनिज्म हमने दिया उसके सपोर्ट में ये आज एक और 4th पॉइंट कि ये जो रीअरेंजमेंट है, जब एल्काइल ग्रुप में कोई पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो वो आसान पैरा पोजीशन पर अगर होता है तो उसमें माइग्रेशन में आसानी होती है, या हम ये कहें कि उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ जाता है. तो इसी तरह इसका एग्जाम्पल के लिए हम देखें, क्योंकि ये इस चीज़ को सपोर्ट करता है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो अलोंग विद दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू नाइट्रोजन एटम नाइट्रीन विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना. ओके, नाउ we take the example of this. If we take para hydroxybenzamide, para hydroxybenzamide में जैसा हम देख रहे हैं कि पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और आप जानते हैं कि जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन जो कि नाइट्रीन में बनता है उस पर आसानी से माइग्रेट करेगा. इसी का अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये देखिए नीचे ये जो है ये है बेंजामाइड. बेंजामाइड में पैरा पोजीशन पर कुछ नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कंपैरेटिवली कम होगी. तो बनता दोनों में एमीन ही है. इसमें पहले वाले में पैरा एमिनोफिनॉल बनेगा, दूसरे में सिंपल एनिलीन बनेगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो पहले वाले का हाई होता है, यानी कि फास्टर होता है. यानी कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजामाइड जो है इसको अगर हम अल्कोहलिक ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे तो हमें पैरा अमीनोफिनॉल आसानी से मिलेगा और ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिलेगा. अब डिफरेंट पैरा सब्स्टिट्यूटेड होंगे पैरा पोजीशन पर डिफरेंट ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं वो अगर प्रेजेंट हैं तो वो किस तरीके से इसको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को बढ़ाएंगे. तो उसके लिए देखो नीचे है जो मिथॉक्सी ग्रुप है OCH3, इसके जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि रिंग पर आसानी से रेजोनेंस के द्वारा जा सकते हैं, तो जिससे कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा. उसके बाद प्लस CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप कैसा है जैसा आप जानते हैं, मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप करता है, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स को रिंग की तरफ देता है, लेकिन OCH3 के कंपैरिजन में कम देगा, तो इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे कम होगा. इसके बाद सिंपल हाइड्रोजन जैसा कि मतलब आपका बेंजामाइड है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन इससे कम होगा. उसके बाद क्लोरीन आप जानते हैं -I ग्रुप होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को उल्टा कम करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर उसकी और कम कर देगा, तो ये उसके माइग्रेशन को कम करेगा, यानी कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को कम कर देगा. और उसके बाद अगर नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप तो आप जानते ही हैं मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो ये तो और भी ज़्यादा कम कर देगा, और जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा, है ना, कि अगर पैरा पोजीशन पर ये प्रेजेंट हैं बेंजीन रिंग में तो क्या होगा, अगर ये होगा तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्पीड होगी, ये होगा उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम. इस तरीके से ये शो करता है और ये हमारे रिएक्शन मैकेनिज्म को
फेवर करता है कि किस तरीके से हमारा ग्रुप का जो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बढ़ेगा। नंबर 5, हमने कहा कि जो ये रीअरेंजमेंट है ये इंट्रामोलिकुलर होता है ना, जिसको कि वाइट, जो साइंटिस्ट वाइट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया और उन्होंने बताया भी था कि ये जो है साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें नाइट्रीन जो है फ्री स्टेज में नहीं बनता, जिसमें नाइट्रीन का बनना और एल्काइल या एराइल ग्रुप का along with its bonding pair of electron migrates to नाइट्रीन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन की, यानी कि ये एक साथ होता है, जिसकी वजह से ही थर्ड नंबर का जो इंटरमीडिएट है वो हमें उसको हम आइसोलेट नहीं कर पाए। तो इसी वजह से ये जो है इस बात को बताने के लिए कि ये रीअरेंजमेंट इंट्रामोलिकुलर होता है, तो इसके सपोर्ट में 2 फैक्टर्स हैं कि अगर हम एक जगह ट्रेसर कंपाउंड्स लें, जैसे कि मेटाड्यूट्रोएमाइड बेंजामाइड ये रहा, जब हम इसकी रिएक्शन N15 मतलब नाइट्रोजन का 15 वो वाला लें, तो ट्रेसर एलिमेंट नाइट्रोजन हो जिसमें बेंजामाइड में ये ली। अब अगर इन दोनों की रिएक्शन हम एल्कलाइन क्लोरीन से या ये कहें NaOCl से हाइपोक्लोराइड से कराएं इसकी रिएक्शन, जब हम इसकी हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो रीअरेंजमेंट तो होगा, वही हमारा हॉफमैन डिग्रेडेशन होगा, वही हमको एनिलीन मिलेगा, लेकिन हमें क्या होता है कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलते, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलते, यानी कि हमें जो है जिस वाले बेंजामाइड में ड्यूटेटेड था वही हमें ड्यूटेटेड एनिलीन देगा, जिसमें हमारा नाइट्रोजन 15 था वही हमें वही वाला एमीन देगा, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कि देखो अगर हम नीचे कहें कि ये है तो ये हमें कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे कि ड्यूटेटेड रिंग भी हो और नाइट्रोजन भी वो 15 वाला आ जाए, यानी कि ट्रेसर नाइट्रोजन भी आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो माइग्रेटिंग ग्रुप है वो कभी भी उससे परमानेंटली मतलब पूरी तरह से सेपरेट नहीं होता मॉलिक्यूल से, और वो उसी में थ्रो ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट माइग्रेट करता है, तो जिसको कि हम क्या कहते हैं इंट्रामोलिकुलर माइग्रेशन होता है। इसी का एक दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, देखो आप, जैसे ये देखिए इसी का एक और एग्जाम्पल है, ये है कन्फिग्रेशन ऑफ माइग्रेटिंग ग्रुप रिटेन्स अबाउट द चीरल सेंटर, कि अगर कोई ऐसा कार्बन है जो कि चीरल है यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो उसका जो कन्फिग्रेशन है वो सेम ही रहेगा जैसा कि जो कि एमीन बनेगा उसके अंदर, है ना। तो ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है कि जब कि माइग्रेटिंग ग्रुप हमारा कंप्लीटली डिटैच ना हो, वो माइग्रेशन के दौरान थ्रो कंपाउंड्स लिंक रहे उसी में, है ना, वीक बॉन्ड के द्वारा या ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा लिंक रहे, जिस पोजीशन से जा रहा है जिस पोजीशन पर जा रहा है दोनों से साइमल्टेनियसली वीक बॉन्ड बनाए, तो ये तभी पॉसिबल है, यानी कि जब रिएक्शन हमारी इंट्रामोलिकुलर हो। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये रहा नीचे कि अगर हमारा कंपाउंड प्लस अल्फा फिनाइल प्रोपियोनामाइड है, तो जब ये एल्कलाइन ब्रोमीन के साथ या सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पूरा का पूरा एज सच ये पूरा का पूरा एज सच कहाँ आएगा? नाइट्रोजन पे आएगा, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा एमीन जो मिलेगा वो हमारा सेम कन्फिग्रेशन पर होगा, प्लस कन्फिग्रेशन ही रहेगा उसका, प्लस अल्फा फिनाइल एमीन हमको मिलेगा।
तो यानी कि जो ओरिजिनली था कंपाउंड का कन्फिग्रेशन वही उसमें रिटेन रहता है चिरल सेंटर, अगर वो चिरल है या ऑप्टिकली एक्टिव है। प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। ये इसका एक स्पेशल फीचर है। कभी भी हमें उसका रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलेगा, मतलब अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और वो डिटेन नहीं होता, अगर वो कम्प्लीटली डिटेन्ड होता, उससे कंपाउंड से माइग्रेटिंग ग्रुप कम्प्लीटली डिटैच होता, तो क्या होता, जो नाइट्रोजन है वो हमारा प्लेनर हो जाता। नाइट्रोजन प्लेनर हो जाता तो उसके लिए पोजीशन, ये पॉसिबिलिटी थी कि वो प्लस साइड से करे या नेगेटिव साइड से करे, है ना। तो एक साइड से करेगा तो एक कन्फिग्रेशन मिलता, दूसरी साइड से करेगा तो दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर मिलता और हमको रेसिमिक मिक्सचर मिलता। तो हम, लेकिन क्योंकि वो कम्प्लीटली डिटैच नहीं होता, इसलिए हमें सेम कन्फिग्रेशन का या सेम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलता। तो इस बात से ये प्रूफ होता है कि दिस रिएक्शन इज इंट्रामोलिक्यूलर। ओके, इसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल एक और ये है ना, कि अगर बीटा कैम्फोरिक एसिड है, जो कि हमने यहाँ दिखाया हुआ है आपका, देखो ये है बीटा कैम्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं, है ना। ये इसका हमने 3 स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कन्फिग्रेशन दिखाया हुआ है। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये वाला और ये वाला, दोनों क्या है, सिस पोजीशन में है, सिस पोजीशन में। तो ये क्या है, सिस आइसोमर है। तो बीटा कैम्फोरिक एसिड जो कि सिस आइसोमर है, इसका जब हम एल्कलाइन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो एमीन मिलता है उसमें वो सिस डेरिवेटिव ही मिलता है, यानी कि ये वाला मिलता है। ये क्या करता है, सिस, देखो ये मिथाइल और ये मिथाइल सिस थे, तो इसमें भी मिथाइल और मिथाइल ये सिस है और एमीन अपना एमाइड ग्रुप की तरफ के पास की पोजीशन पर है, तो हमें सेम मिला, सिस डेरिवेटिव मिला। यानी कि ये जो माइग्रेटिंग ग्रुप पूरा का पूरा जो माइग्रेट हुआ वो वहीं से हुआ, ये मतलब ये पूरा, ये यहाँ से ये पूरा है सच, ये पूरा का पूरा यहाँ आया, है ना, नाइट्रोजन पर, और उसी साइड से आया, इसी साइड से, इससे, है ना। तो इसका कन्फिग्रेशन डिफरेंट नहीं होगा, सेम का सेम रहेगा और हमें सिस ही डेरिवेटिव मिलता है। अब क्योंकि ये सिस डेरिवेटिव होता है, इसकी जब हम डिहाइड्रेशन करा दें, इसको गरम कर दें तो वाटर, जब एमिनो ग्रुप और COOH ग्रुप पास होते हैं, उनको गरम करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमको क्या देता है, लैक्टम। ये देखो, ये NHCO, ये बॉन्ड बन जाता है तो हमें लैक्टम मिलता है। तो इस तरीके से ये लैक्टम कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये NH2 और ये COOH दोनों सिस हों, एक दूसरे के पास हों, तभी ये आपस में बॉन्ड बना के लैक्टम बना सकते हैं, है ना। तो ये लैक्टम बनता है, यानी कि बीटा कैम्फोरिक एसिड से अगर हम एल्कलाइन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें लैक्टम मिलता है फाइनली। और ये कब पॉसिबल है, जबकि हमें सिस डेरिवेटिव मिले कि एमीन और COOH दोनों सिस पोजीशन पर ही मिले, तभी ये पॉसिबल है। तो इसीलिए ये भी हमारे उसको प्रूफ करता है कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें जो माइग्रेशन होता है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है। और अगर ये लैक्टम नहीं बनता, अगर ये एमिनो ग्रुप इस साइड पे होता, यानी कि पोजीशन चेंज हो जाती, है ना, ये और ये से जो मिथाइल ग्रुप है ये इस पोजीशन पे ना रहते, NH2 इस साइड पे आ जाता। अगर NH2 इस साइड पे आ जाता तो ये COH से दूरी पे हो जाता और COH से दूरी पे हो जाता और हमको लैक्टम नहीं मिलता। तो इसलिए क्योंकि हमें लैक्टम मिलता है तो वो ये प्रूफ करता है कि NH2 इस साइड पे आता है और CH3 वहीं रहते हैं। और ये कब पॉसिबल है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जबकि रिएक्शन इंट्रामोलिक्यूलर हो। तो कहने का मतलब ये कि जो हॉफमैन रीअरेंजमेंट है वो इंट्रामोलिक्यूलर है, उसमें जो अगर कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका कन्फिग्रेशन वो ही रिटेन करता है
और अगर हम कोई ट्रेसर एलिमेंट के थ्रू भी रिएक्शन कराते हैं तो हमें कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मिलते, क्योंकि रिएक्शन जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। ओके, आज इतने ही। नेक्स्ट टाइम हम जो पढ़ेंगे वो इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इस रिएक्शंस के क्या क्या यूजेस हैं। ओके।